दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक आईटीओ स्क्वायर, जिसकी पहचान प्राइम लोकेशन के तौर पर है, जो सही मायने में पुरानी और नई दिल्ली को जोड़ता भी है, वहीं पर है हेराल्ड हाउस और उसकी चौथी मंजिल पर यंग इंडिया का दफ्तर है, जिसे आज ईडी के अधिकारियों ने सील कर दिया। लुटियंस की दिल्ली में कदम रखिएगा तो वहां पर अकबर रोड, कई बड़े नेता मंत्री, उनकी रिहाइश उसी जगह पर है और उसमें 24 अकबर रोड की पहचान कांग्रेस के हेडक्वार्टर के तौर पर है और उसके ठीक बगल से जो सड़क जाती है वो 10 जनपद की दिशा में ले जाती है, जो सोनिया गांधी का निवास है। उस पूरी सड़क को भी पुलिस कर्मियों ने आज सील कर दिया। उसके बाद आइए लोधी रोड, जहां पर राहुल गांधी का सरकारी निवास है। उस सड़क के भी एक बड़े हिस्से पर पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था के तहत घेराबंदी करते हुए पहुंच गई। तो क्या यह सब कुछ कांग्रेस को डराने के लिए है? क्या यह सब कुछ ईडी जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है? क्या यह सब कुछ हेराल्ड घपले घोटाले से जुड़ा हुआ है, या फिर यह सब कुछ आने वाले वक्त में उस बात की दिशा को इंगित कर रहा है जहां लोकतंत्र की पीठ पर सवार होकर कोई अघोषित आपातकाल की दिशा में तो नहीं ले जा रहा है, या फिर यह तानाशाही का प्रतीक तो नहीं है, जैसा कांग्रेसी नेता खुले तौर पर कह रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं यह अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस के नेता 7 बजे उसी 24 अकबर रोड के यानी कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं, आजादी के बाद कभी आपने ऐसा सुना देखा समझा है? जी नहीं। बीते 75 बरस के भीतर किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की घेराबंदी और उसके दफ्तरों के बाहर धारा 144 लगाकर सीलबंद करने की परिस्थितियां, गाड़ियों की आवाजाही रोक देना, ऐसा तो हुआ नहीं था। फिर यह सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या यह एक ट्रेलर भर है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अगर गिरफ्तार किया जाए तो कांग्रेस के भीतर प्रक्रिया या प्रतिक्रिया कैसी होगी? या फिर यह देखा जा रहा है कि इस देश के भीतर में कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की इस तरीके से घेराबंदी को लेकर होती है या नहीं होती है? अगर मुख्य मीडिया खामोशी बरत ले, वह सरकार के अनुकूल होता चला जाए, तो क्या वाकई कोई जानकारी जनता तक पहुंच पाएगी कि इस देश के भीतर में जो सवाल लोकतंत्र की पीठ पर सवार होने चाहिए वह शायद अघोषित आपातकाल में तब्दील तो नहीं हो चले हैं? कांग्रेस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सवालों को उठाती है। पहली बार हम प्रधानमंत्री का घर 5 अगस्त को घेरने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के दरवाजे तक हम कदम ताल करते हुए पहुंचेंगे। देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा और उसकी वजह ईडी नहीं है, हेराल्ड नहीं है, उसकी वजह इस देश की महंगाई है, इस देश के भीतर बेरोजगारी है और खाद्य यानी खाने पीने के सामान पर लगा हुआ जीएसटी है, जो टैक्स के बोझ तले आम आदमी किस तरीके से दबता चला जा रहा है। तो क्या वाकई सरकार पहले चेत गई कि अगर जो लार्जर देन लाइफ की स्थिति देश के प्रधानमंत्री की बनी हुई है, अगर 7 लोक कल्याण मार्ग की घेराबंदी कांग्रेसी करने लगते हैं तो वो हनक खत्म हो जाएगी, वो औरा टूट जाएगा। क्योंकि याद कीजिए, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, आम आदमी पार्टी ने घेराबंदी प्रधानमंत्री निवास की करने की सोची थी। तमाम जगहों पर जो मेट्रो स्टेशंस थे बंद कर दिए गए, सड़कों को बंद कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार का जो पूरा का पूरा ढांचा था उस प्रक्रिया के भीतर में वह कहीं डगमगाते हुए जनता के बीच नजर आया। तो क्या 5 अगस्त को ऐसी परिस्थिति बन जाती? और कांग्रेस कह रही है कि हमने डीसीपी के सामने तमाम विरोध प्रदर्शन को लेकर अपने हिस्से से एक पत्र भी भेजा था और डीसीपी ने इनकार कर दिया कि आप कोई विरोध प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। तो फिर यह सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या यह मान लिया जाए कि गिरफ्तारी होगी? क्या यह मान लिया जाए राहुल और सोनिया गांधी को जेल जाना होगा? या क्या यह मान लिया जाए कि अभी तक हेराल्ड केस जो 2012 से जिसकी फाइल खुली हुई है, उसके बाद 8-10 बरस बीतने के बावजूद भी किसी तरह की कोई रिजल्ट के तौर पर चीजें आ क्यों नहीं रही है? हमें लगता है इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है। आज जब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया तो 3 बातें निकल कर आई। पहली बात यह थी कि बीजेपी के भीतर भी कुछ लोग हैं
जो सोनिया और राहुल गांधी को बचाना चाहते हैं। इसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी इंटरव्यू में कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू में कर रहे हैं। दूसरी बात, उनका कहना है जब तक अरुण जेटली थे वह इन चीजों को टाल रहे थे, यानी वो मदद कर रहे थे क्या? दूसरा सवाल यह है। तीसरा सवाल, उनका कहना है सारी की सारी लड़ाई मैंने लड़ी, अदालत तक मैं गया, ईडी को तमाम सबूत मैंने दिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मैंने सारी जानकारी रखी, उसके बाद ही ये दो डिपार्टमेंट सक्रिय हुए। और इन सब के बीच बीजेपी के वह नेता जो प्रवक्ताओं द्वारा बुलवाते हैं कि बीजेपी ने बड़ा काम किया और मौजूदा नेताओं ने बहुत काम किया है, तो उन्होंने ऐश किया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो एक बीजेपी का नेता सुब्रमण्यम स्वामी ठसक के साथ अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी, अपनी ही सत्ता और अपने ही सांसदों और मंत्रियों को यह कहकर घेर रहा है कि इस पूरी हेराल्ड हाउस के मामले में आप मदद कर रहे हैं और आप उन्हें पकड़ना नहीं चाहते हैं। यहां से पहला सवाल निकलता है, तो क्या वाकई बीजेपी के भीतर का अंतर्विरोध को ढकने के लिए आज पुलिस सक्रिय हो गई? आज ईडी ने यंग इंडिया पर ताला जड़ दिया, क्या यह वजह है? या फिर इसकी दूसरी वजह वाकई है कि ईडी को गिरफ्तार करना पड़ेगा, जेल ले जाना पड़ेगा, जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी फिर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वो जेल जाएंगे और उसके बाद उन्हें कोर्ट के रास्ते से ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या ईडी इसलिए सक्रिय हो गई और बीजेपी उन्हें रोक नहीं पाई? या फिर एक तीसरी सिचुएशन है, इस देश के भीतर में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से एक झटके में ध्यान तभी भटक सकता है जब इतना बड़ा मुद्दा या इतनी मोटी और बड़ी लकीर खींच दी जाए जिस लकीर के असर इस देश का पूरा ध्यान उसी दिशा में चला जाए। क्योंकि सबको पता है कि महंगाई इस दौर में कितनी विकट समस्या के तौर पर है, सबको पता है कि जीएसटी यानी टैक्स वसूली का क्या असर इस देश में लोगों पर पड़ रहा है, सबको पता है कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है, यानी कमाई हो नहीं रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो क्या इन मुद्दों को ढकने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के शोर शराबे में पार्लियामेंट चलती नहीं है और जब पार्लियामेंट नहीं चलती है तो वहां से कोई मैसेज ना निकलने देने की स्थिति में राजनीतिक सत्ताधारी हमेशा से रहते हैं। तो क्या यह बिल्कुल नई परिस्थिति है या फिर कुछ अलग मामला है? हम तीन मामलों पर गौर करना चाहते हैं। पहली बात, क्या वाकई राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी से पहले एक ट्रेलर के तौर पर दिल्ली पुलिस खुद को माप रही है, ईडी अधिकारी खुद को माप रहे हैं और इन सब के साथ राजनीतिक सत्ता जो बीजेपी की है वह इन परिस्थितियों को टेस्ट केस के तौर पर ले रही है कि इसकी जनता में क्या प्रतिक्रिया होगी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जब जनता के बीच प्रतिक्रिया तभी होगी जब सरकार को लेकर कोई सवाल खड़ा करेगा और सवाल खड़ा कर पाने की स्थिति में जब यहां पर ना चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का है, ना मीडिया का है और ना ही अपने तौर पर अदालतों का है। क्योंकि आज पहली बार 17 राजनीतिक दलों की सहमति बनी। ये 17 राजनीतिक दल राष्ट्रपति पद को लेकर सहमति नहीं बना पाए थे, उपराष्ट्रपति पद को लेकर सहमति नहीं बना पाए, लेकिन ईडी को जो पावर मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और हरी झंडी दिखा दी, वह किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो आज 17 दल एक साथ आकर खड़े हो गए और बार बार कांग्रेस ने दोहराया कि इसमें हस्ताक्षर करने वालों में उनकी अपनी विरोधी आम आदमी पार्टी भी है, उनके साथ ना खड़े होने वाली ममता बनर्जी यानी टीएमसी भी है। मतलब क्या है? अगर इसको इस तरफ खड़े होकर देखिएगा तो तीन मामले हैं। कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तलवार लटक रही है, जिसका जिक्र राजनीतिक सत्ता और सुब्रमण्यम स्वामी खुले तौर पर कर रहे हैं। दूसरा सवाल, टीएमसी के पास भी यह समझ में आ चुका है उसको कि अब अगर एकजुट नहीं हुए तो अभी तो पार्थ चटर्जी है और आने वाले वक्त में अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे भी जेल में होंगे। तीसरा मामला आम आदमी पार्टी का, उसे पता है अभी तो सत्येंद्र जैन है, आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया भी अंदर होंगे। तो क्या विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने जो हस्ताक्षर किए हैं उसमें अगर आप हर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं का जिक्र भी करेंगे तो उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। उन सभी को एक साथ ला पाने की प्रक्रिया में सोनिया और राहुल का मसला सामने आकर खड़ा हो गया है और सब एकजुट होकर अब विरोध करने की स्थिति में आ गए हैं, जहां पर मैसेज बहुत साफ है कि इस देश में क्या सुप्रीम कोर्ट भी सत्ता अनुकूल
डिसीजन निर्णय देते हुए उन एजेंसियों को हथियार दे रहा है गिरफ्तारी तक का, और उसको कानूनी जामा पहनाने की स्थिति में अदालतें आ गई हैं? क्या यह सवाल है? यह पहला सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या राजनीतिक तौर पर मौजूदा वक्त में तमाम विपक्ष को करप्ट और अपराधी बता पाने की स्थिति में अगर राजनीतिक सत्ता है, तो क्या इस देश के भीतर में आम लोग अमन चैन महसूस कर रहे हैं? वो मानकर चल रहे हैं कि करप्शन थम गया है, अपराधियों का बोलबाला अब बीजेपी के भीतर नहीं बचा है और सारी अपराधी और सारा भ्रष्टाचार विपक्ष के पास निकल कर आता है? क्या यह स्थिति आ गई है? या उस के भीतर का आक्रोश, जो आम जनता के भीतर का आक्रोश है, उसके लिए यह कवच का काम करता है कि देखिए विरोधी और विपक्षी कितने करप्ट हैं, किन्होंने कितने अपराध किए हैं सत्ता में रहते हुए? तो क्या यह शॉक एब्जर्वर का काम करेगा, जहां पर महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी का जिक्र होने की शुरुआत होगी? और तीसरा सवाल, क्या वाकई इस देश के भीतर में राजनीतिक विपक्ष के तौर पर विपक्षी दल खत्म हो चले हैं और सत्ताधारी पार्टी के पास जितने हथियार और औजार उसने समेट लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी सत्ता में रहते हुए तमाम अधिकारों को जो अपने हाथ में ले लिया है, उसके बाद विपक्ष की कोई हैसियत इस देश में बन नहीं पा रही है, बच नहीं पा रही है? क्या यह स्थिति है? इन तीन स्थितियों के इंगित करते हुए कुछ बातों पर और गौर कर लीजिए। यह बड़े महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो कांग्रेस कह रही है उसमें चार जिक्र किए गए। एक, अघोषित आपातकाल। दूसरा, पुलिस पहरे में कैद। तीसरा, तानाशाह को डर है। और चौथा, ये बौखलाहट है तमाम मुद्दों के मद्देनजर। इन तीन चीज़ों से जैसे ही आप हटेंगे उसमें सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू आपके सामने निकल कर आएगा। ईडी और आईटी मेरे कहने से इस केस में आई, यानी मौजूदा राजनीतिक सत्ता क्या नहीं चाहती है, या सुब्रमण्यम स्वामी जो चाहते हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी एक साथ दोनों खड़े नहीं हो पाते हैं? उनके आपस के टकराव भी हैं? ये दूसरा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस सरकार को कोई क्रेडिट नहीं है, इसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी खुले तौर पर कहते हैं। ध्यान दीजिए तो पक्ष भी हम और विपक्ष भी हम, इस राजनीति को भी बीजेपी साध रही है। इससे पहले आरएसएस और बीजेपी के बीच यह दिखावा चलता था जो मौजूदा वक्त में सत्ता और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच लगातार चल रहा है। इसमें एक सवाल का जवाब और बड़ा महत्वपूर्ण है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग केस कैसे बना। तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी अपने तौर पर कहते हैं कि कोई कर्ज था ही नहीं, एजीएल पर कोई कर्ज था ही नहीं, और अगर कर्ज होता तो फिर कांग्रेस इस नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को बेचती, 2,500 करोड़ में बिक जाती, उसमें वो पैसा जो लेती वो कर्जदारों को लौटाती और एजीएल के पास चली जाती। इसीलिए कर्ज को दिखाया गया और 50 लाख में एक झटके में एजीएल यंग इंडिया के पास चला गया, जिससे ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा बनता है। इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तब इसमें अगला सवाल आता है कि क्या वाकई अभी तक ईडी जिस बात का जिक्र कर रही है, जो 90 करोड़ के कर्ज का जिक्र है, आईटी ने जो दिखाया है और जो अदालत के भीतर जो फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट गए, वो क्या कहते हैं? वो कर्ज का जिक्र कर रहे हैं। तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी इससे इतर क्यों कह रहे हैं? यह भी एक अंतर्विरोध की एक नई परिस्थिति है। तीसरी परिस्थिति जो शायद बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को बड़े डिफेंसिव तरीके से बताने की स्थिति में आई है कि दरअसल हम तो अब प्रधानमंत्री का घर घेरने की दिशा में 5 अगस्त को महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर जा रहे थे, और उसकी इजाजत ना देना और इस लेटर के डीसीपी के पास पहुंचना और डीसीपी का प्रदर्शन से इनकार करने के चंद मिनटों के बाद ये तीनों कार्रवाई हुई, जिसमें आईटीओ के पास हेराल्ड हाउस में 4थी मंजिल पर यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया गया, क्योंकि उसी में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि सारे सबूत यंग इंडिया के दफ्तर में छुपे हुए हैं और 4थी मंजिल पे सारे सबूत दफन है, उसको खोद कर निकाला जाए। तो क्या इंडिकेशन सुब्रमण्यम स्वामी का है और ईडी उस पर चल रही है, या फिर ईडी को जो सुब्रमण्यम स्वामी इंडिकेशन दे रहे हैं उसके रिस्पांस में गृह मंत्रालय की दिशा से और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अब इजाजत है कि आप उस दिशा में काम करने की शुरुआत कर दीजिए। लेकिन जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा है, क्या वाकई राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी का मतलब क्या उन्हें इस देश में नायक बना देना है, या फिर विपक्ष की बची खुची हैसियत को भी खत्म कर देना है? जेल से निकलकर नेता अक्सर
बड़ा हो जाता है, जनता के बीच उसकी भावनाएं जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति राजनीतिक सत्ता आने देगी? और ऐसी स्थिति ना आए उसी से पहले ये सब ट्रेलर दिखाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि सरकार सक्रिय है। सुब्रमण्यम स्वामी, आप भी खामोश रहिए और आने वाले वक्त में हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। लेकिन फिर वहीं पर सवाल आकर आखिर में अटकता है, क्या किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द धारा 144 सामान्य स्थिति के वक्त लगाई जा सकती है? दूसरी बात, क्या वाकई किसी सांसद जिसकी जांच के लिए 5 दिनों तक 50 घंटे तक पूछताछ हुई राहुल गांधी की, उसके एक दरवाजे बाद से लेकर एक दरवाजे आगे तक पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था कर दे, ये जानते समझते हुए कि राहुल गांधी अभी अपने घर में मौजूद नहीं है? ये मैसेज क्या दिखाने का है? ये मैसेज क्या डराने का है? ये मैसेज क्या कांग्रेस और विपक्ष के सामने उन स्थितियों को लाने का है जहां पर सभी एकजुट तो नहीं हो रहे हैं और ईडी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं? ईडी को जो पावर सुप्रीम कोर्ट दे रही है उसका विरोध करते हुए एकजुट हो रहे हैं। अगर सभी एकजुट हो रहे हैं तो यह सत्ता के लिए खतरे की घंटी है। अगर सभी एकजुट होकर कल प्रधानमंत्री का निवास घेरने निकल पड़ेंगे तो फिर प्रधानमंत्री का वो चमकता हुआ ऑरा कहीं धूमिल ना पड़ जाए, कहीं वाकई दिल्ली की सड़कों पर पीएम हाउस से राष्ट्रपति भवन तक कदम ताल करते हुए सांसदों का और लोगों का भी रेला चल पड़ा तो फिर वह ताकत और वो भ्रम सत्ता का ना टूट जाए। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया दिल्ली के भीतर जो हो रही है वो इस बात को दिखाती है कि राजनीतिक सत्ता अपनी ठसक, अपनी हनक को खोना नहीं चाहती है। और दूसरी तरफ ईडी अपनी जांच प्रक्रिया के दायरे में क्या सत्ता के निर्देश के तहत इस तरह के घेराबंदी कर रही है? क्योंकि यंग इंडिया के सील किए जाने तक स्थितियां ठीक है। वह भी हेराल्ड हाउस को सील नहीं किया गया, यंग इंडिया के दफ्तर को सील किया गया। वहां उस बिल्डिंग में तो पासपोर्ट ऑफिस तक चलता है और कई दफ्तर वहां से चलते हैं। लेकिन फिर सड़कों पर नजर आती हुई पुलिस, और वह भी 10 जनपद और 24 अकबर रोड और लोधी रोड के बीच में, जहां जहां सिंबॉलिकली कांग्रेस की पहचान जुड़ी है, वहां पर अगर नजर आ रही है और कांग्रेस उसी तरीके से यह बता रही है कि हमारे लिए यह इसलिए मुश्किल समय भी है और हमारे लिए शायद आसान समय भी है क्योंकि हम तो मुद्दा महंगाई का उठा रहे हैं, जीएसटी का उठा रहे हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और विपक्ष के भीतर भी वह हिम्मत बची नहीं है। अगर उसे वाकई लगता है कि अघोषित आपातकाल है, जो ट्वीट करते समय अशोक गहलोत कहते हैं, तो यह सड़क पर क्यों नहीं है और इनके विरोध का तरीका शालीनता के साथ क्यों उभर रहा है? और कांग्रेस जो एक पूरे के पूरे देश की आज सबसे पुरानी पार्टी, यानी 150 साल पहले की पार्टी, 150 साल तो नहीं हुए लेकिन 137 साल तो हो गए, 137 बरस पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का जो देश भर में वैचारिक कैडर भी होगा, उस तक भी ये मैसेज अगर जा रहा होगा तो क्या राजनीतिक सत्ता पहली बार ये महसूस करने लगी है कि इस देश के मुद्दों को ढकने के लिए कांग्रेस की घेराबंदी ही एकमात्र उपाय है? क्योंकि अगर गिरफ्तारी होनी है और अगर हेराल्ड केस में सारे सबूत जो सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से माने तो उनके अनुकूल हैं, तो फिर इस गिरफ्तारी में विलंब क्यों हो रहा है? और बीते 8 बरस से तमाम दस्तावेज जो पब्लिक डोमेन में हैं, लोगों के पास पड़े हुए हैं, जीएसटी नंबर से लेकर आखिरी मीटिंग तक कब हुई यंग इंडिया की और कहां पर हुई, ये सब कुछ दस्तावेज जब बीच बाजार में हैं तो फिर डर किस बात का है? और ये बातें पुलिस के जरिए और इस देश के भीतर सिंबॉलिकली राजनीतिक तौर पर दिखाने की जरूरत क्या है? इंतजार कीजिए अभी भी, क्योंकि यह सब एक ट्रेलर है, एक राजनीतिक ताकत का एहसास कराता हुआ ट्रेलर है। और दूसरी तरफ पहली बार समूचा विपक्ष ये सोच रहा है, समझ रहा है और पहली बार हरकत में भी आने की दिशा में बढ़ा है कि एकजुट तो होना पड़ेगा, अन्यथा हाथ खाली रह जाएंगे और राजनीतिक तौर पर मौत होगी। इससे बचने का उपाय एक ही है, विरोध करना होगा। और विरोध के तौर तरीके जो शब्द कहे जा रहे हैं, तानाशाही के हों या इमरजेंसी के हों या लोकतंत्र खत्म करने के हो, उस अनुकूल शब्दों को लेकर सड़कों पर जनता के साथ उतरने की ताकत है या नहीं, शायद सबसे बड़ी परीक्षा विपक्ष की मौजूदा वक्त में यही हो चली है।
इंतजार इसका भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।